बीरबल और राजा की लड़ाई, एक काल्पनिक कथा। प्रस्तावना। भारत के महान सम्राट अकबर और उनके न्यायप्रिय मंत्री बीरबल के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, समझदारी और हास्य से भरी हुई कहानियां अकबर के दरबार के अनेकों घटनाओं को दर्शाती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बीरबल और अकबर के बीच मतभेद हो गए और दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। यह घटना न केवल अकबर और बीरबल के रिश्ते को चुनौती देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कभी-कभी सबसे करीबी मित्र भी एक दूसरे से मतभेद कर सकते हैं। आइए जानते हैं बीरबल और राजा अकबर की इस कल्पित लड़ाई के बारे में। कहानी की शुरुआत। यह घटना एक दिन अकबर के दरबार में हुई। अकबर दरबार में अपने प्रमुख मंत्रियों और सलाहकारों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, उनके साथ खड़े थे और बाकी दरबारी भी उस बैठक का हिस्सा थे। अचानक अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही मार्गदर्शन देते हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, आपका हर सवाल मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि किसे सबसे बड़ा और सबसे समझदार आदमी माना जाता है। क्या तुम मुझे इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे बड़ा व्यक्ति वही होता है जो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाता है और जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। उसकी पहचान उसके कार्यों और नीयत से होती है, न कि केवल उसके पद या प्रतिष्ठा से। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और फिर थोड़ा रुककर कहा, तुम सही कहते हो, लेकिन एक और सवाल है। अगर एक आदमी का यह मानना हो कि वह सबसे बड़ा है, तो क्या उसे अपने पद को बनाए रखना चाहिए? यहां से शुरू हुआ विवाद। यह प्रश्न बीरबल के लिए कुछ जटिल था। उन्होंने सोचा, लेकिन अकबर की यह बात उन्हें चौंका भी सकती थी। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, किसी भी आदमी को यह मानने का अधिकार है कि वह सबसे बड़ा है, लेकिन अगर वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसे अपनी श्रेष्ठता को सही तरीके से साबित करना मुश्किल हो सकता है। अकबर को यह उत्तर कुछ संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम मेरी श्रेष्ठता को चुनौती दे रहे हो, बीरबल? बीरबल को यह प्रश्न कुछ अप्रत्याशित और अपमानजनक लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति बनाए रखने की कोशिश की। वे बोले, महाराज, मेरा उद्देश्य कभी भी आपकी श्रेष्ठता को चुनौती देना नहीं था। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को अपनी स्थिति का सम्मान करना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि शक्ति का संतुलन भी महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल के शब्दों को कुछ समय तक समझने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने जोर से कहा, तुमने मेरे खिलाफ कुछ कहा है, बीरबल। मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। अगर तुम मुझसे असहमत हो, तो तुम्हारे लिए दरबार में कोई जगह नहीं है। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, उनके लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। वह अकबर से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यह भी सच था कि वह अपने स्वाभिमान और सत्य के लिए कभी भी समझौता नहीं करते थे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर आप मेरे विचारों से असहमत हैं, तो मैं दरबार छोड़ सकता हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान पर रहने के लिए अपनी आत्मा से समझौता नहीं करना चाहिए। अकबर को बीरबल का यह उत्तर और उनका आत्मविश्वास कुछ चुभा। वह भड़कते हुए बोले, ठीक है, अगर तुमने दरबार छोड़ने का निर्णय लिया है, तो जाओ। लेकिन याद रखना, मेरे दरबार से कोई भी आदमी बाहर जाएगा, तो वह कभी वापस नहीं आ सकता। बीरबल का दरबार छोड़ना। यह घटनाक्रम बहुत तेजी से घटित हुआ और बीरबल दरबार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी चादर बांधी और अकबर से विदा ली। अकबर को बीरबल का यह निर्णय बहुत चौंकाने वाला लगा, लेकिन उनका अहंकार उन्हें ऐसा सोचने नहीं दे रहा था। दरबार में सभी लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे। कुछ लोग बीरबल का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अकबर के पक्ष में थे। बीरबल के जाने के बाद अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीरबल जैसा समझदार मंत्री खो देना उनके लिए बहुत बड़ी हानि थी। अकबर को यह एहसास हुआ कि उन्होंने केवल अपनी अहंकारिता के कारण बीरबल के साथ गलत किया था। समझौता और वापसी।
कुछ दिनों के बाद अकबर को समझ में आया कि बीरबल जैसा मंत्री उन्हें कभी नहीं मिलेगा। वह दिन रात यह सोचते रहे कि क्या उनके आचरण में कुछ सुधार की आवश्यकता थी। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें बीरबल से माफी मांगनी चाहिए। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि बीरबल को वापस बुलाया जाए। वह खुद बीरबल के घर पहुंचे और उन्हें मनाने के लिए गए। बीरबल ने अकबर का स्वागत किया और पूछा, महाराज, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? अकबर ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, मैं समझता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार किया। मेरी गलती थी। तुम मेरे सबसे विश्वसनीय मंत्री हो और तुम्हारा सम्मान मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूं और तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम मेरे दरबार में वापस आओ। निष्कर्ष। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं दरबार में वापस लौटने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और दोनों के बीच का विवाद समाप्त हो गया। बीरबल फिर से अकबर के दरबार में लौट आए और दोनों के रिश्ते पहले से भी मजबूत हो गए। इस घटना ने यह सिखाया कि अगर रिश्तों में कोई दरार आ भी जाए तो समझदारी और विनम्रता से समस्या का समाधान किया जा सकता है। समाप्त। बीरबल की आजादी की कहानी। प्रस्तावना। भारत के महान सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय मंत्री माने जाते थे। बीरबल का नाम सिर्फ अकबर के दरबार में ही नहीं बल्कि समूचे भारत में मशहूर था। उनकी चतुराई और हास्यपूर्ण अंदाज ने उन्हें एक अजीब तरह की पहचान दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब बीरबल को अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा था? यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जब बीरबल को अकबर के दरबार से निकाल दिया गया था और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। कहानी की शुरुआत। यह घटना एक दिन अकबर के दरबार में हुई। अकबर और उनके दरबारियों के बीच चल रहे एक विवाद के कारण बीरबल और सम्राट के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। अकबर के दरबार में अधिकांश समय कोई न कोई वाद विवाद चलता रहता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के बीच यह सवाल उठाया, तुम में से कौन मेरे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? इस सवाल पर सभी दरबारी चुप रहे। किसी को भी यह कहना का साहस नहीं हुआ कि वह अकबर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अंत में बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मेरी यह बात शायद आपको पसंद न आए, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि हर आदमी अपने काम में उपयोगी होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को अनदेखा कर दिया और उसे हल्के में लिया। फिर उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है और इस समस्या का समाधान दे सके? बीमारी और विवाद की शुरुआत। वहीं दरबार में एक नई जटिलता आ गई। दरबार में कुछ नवयुवक मंत्री थे जो अकबर के राजकाज में भाग नहीं ले पाते थे और उनका मन बीरबल से जलने लगा था। वे यह मानते थे कि बीरबल के बिना अकबर का राज्य नहीं चल सकता। धीरे धीरे यह मनमुटाव और असहमति बढ़ने लगी। एक दिन जब अकबर बीरबल से दरबार में बात कर रहे थे, तब एक वरिष्ठ मंत्री ने बिना सोचे समझे एक टिप्पणी की, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि बीरबल ने हमारे दरबार में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है? उनका प्रभाव अब इतना बढ़ चुका है कि वे हमें भी हाशिए पर डालने लगे हैं। यह टिप्पणी अकबर के मन में बैठ गई। वह बीरबल के बारे में सोचने लगे और फिर उन्होंने अपने दिल में एक विचार बनाया। वे बीरबल की बढ़ती शक्ति को अपने लिए खतरे के रूप में देखने लगे और उन्होंने एक कठोर कदम उठाने का सोचा। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, तुम्हारा प्रभाव अब बहुत बढ़ चुका है, बीरबल। मुझे लगता है कि तुम मेरे राजकाज में हस्तक्षेप करने लगे हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अब दरबार से बाहर जा सकते हो। यह सुनकर बीरबल चौंक गए। उनके लिए यह स्थिति बहुत अप्रत्याशित थी। वे जानते थे कि यह सब एक साजिश के तहत हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति बनाए रखने की कोशिश की। बीरबल का निर्वासन। अकबर के आदेश के बाद बीरबल को दरबार छोड़ने के लिए कह दिया गया। यह बीरबल के लिए एक बहुत कठिन समय था। वह अकबर से बहुत प्यार करते थे और उनका विश्वास भी उनकी सफलता का कारण था, लेकिन अब अकबर का आदेश मानते हुए उन्हें दरबार छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा।
उन्होंने अपने सामान इकट्ठा किए और दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल के जाने के बाद अकबर ने महसूस किया कि उन्होंने बीरबल की उपेक्षा की थी। दरबार में बाकी मंत्री और दरबारी भी सोचने लगे थे कि अकबर ने गलत किया है। धीरे धीरे अकबर के मन में बीरबल के लिए पछतावा होने लगा। वह यह समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चातुर्य के बिना राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अकबर के लिए बीरबल को वापस बुलाना आसान नहीं था। बीरबल की आत्मनिर्भरता। बीरबल ने जब दरबार छोड़ा तो वह पूरी तरह से अकेले हो गए थे। उनके पास अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और अकबर का समर्थन नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। बीरबल ने सोचा कि अब उन्हें अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए खुद को साबित करना होगा। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उन्हें फिर से सम्मान प्राप्त होगा। बीरबल ने अपने गांव में जाकर खेतीबाड़ी शुरू की, व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने की कोशिश की। वह अकबर से मिले बिना ही अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। अकबर का पछतावा। अकबर को अब यह महसूस होने लगा कि बीरबल के बिना उनका राज्य कमजोर हो गया था। उन्हें यह समझ में आया कि उन्होंने एक अच्छा मंत्री खो दिया है। वह दिन रात सोचने लगे कि बीरबल को कैसे वापस लाया जाए। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैंने बीरबल के साथ गलत किया है। उसे वापस लाने का कोई उपाय बताओ। दरबारियों ने अकबर को सलाह दी कि उन्हें बीरबल से माफी मांगनी चाहिए और उसे सम्मानपूर्वक दरबार में वापस बुलाना चाहिए। लेकिन अकबर को डर था कि कहीं बीरबल उनका माफी मांगना न स्वीकार करें। अकबर ने इस पर विचार किया और एक दिन बीरबल से मिलने के लिए उनके गांव गए। वहां उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरी गलती थी। मुझे तुमसे माफी चाहिए। क्या तुम मेरे दरबार में वापस लौटोगे? बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल ने अकबर को देखा और कहा, महाराज, आप मेरे शाही दरबार के सम्राट हैं और मैंने कभी भी आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान आपके दरबार में ही थी, लेकिन जब आपने मुझे निकाल दिया तो मुझे अपनी पहचान खुद बनाने का मौका मिला। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे गुणों और समझदारी का बहुत सम्मान करता हूं। क्या तुम मेरे दरबार में वापस आना चाहोगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं आपकी माफी को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे लिए अब दरबार का महत्व नहीं रह गया है। मैं स्वतंत्र हूं और अब मैं खुद की पहचान बनाने में सक्षम हूं। निष्कर्ष। बीरबल ने न केवल अकबर के दरबार से निकलने के बाद खुद को साबित किया, बल्कि यह साबित किया कि आत्मनिर्भरता और बुद्धिमत्ता के बल पर किसी भी स्थिति से उबरना संभव है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति अपनी चतुराई और ईमानदारी से कार्य करता है, वह कभी भी अपनी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा खो नहीं सकता। अकबर को यह समझ में आ गया कि बीरबल जैसा व्यक्ति उनके दरबार में होना चाहिए, लेकिन बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका असली मूल्य उनके आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी कठिनाई आए तो हमें खुद को साबित करने का पूरा अवसर मिलता है, और यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हैं तो सफलता और सम्मान हमारे पास स्वयं ही आ जाता है। राजा बीरबल और मंत्री की बुद्धि। प्रस्तावना। भारत के महान सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के बीच के रिश्ते इतिहास में प्रसिद्ध हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चातुरी और नीति कुशलता ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय और विश्वसनीय मंत्री बना दिया था। अकबर के दरबार में हर प्रकार के लोग होते थे, जिनमें कुछ महान विचारक, कुछ दीनहीन दरबारी और कुछ ऐसे भी थे जो अपनी चालाकी से दरबार में प्रभाव बनाने की कोशिश करते थे। इन सब में से एक मंत्री था जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से जलता था। उसकी चालाकी और बीरबल की सूझबूझ के बीच एक दिलचस्प घटना घटी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। यह कहानी उस मंत्री और बीरबल के बीच के बुद्धि के संघर्ष की है, जिसमें बीरबल की चतुराई ने उसे जीत दिलाई और सभी को यह संदेश दिया कि असली बुद्धिमानी सिर्फ चालाकी में नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और दिल से कार्य करने में होती है। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब अकबर के दरबार में एक मंत्री था जो बीरबल से बहुत जलता था। यह मंत्री अकबर के दरबार में एक उच्च पद पर था और हमेशा यह चाहता था कि वह बीरबल से आगे बढ़े। वह अकबर के पास जाकर अपनी चापलूसी करता रहता था,
और बीरबल के खिलाफ लगातार शिकायतें करता था। उसका यह मानना था कि बीरबल केवल अपनी चतुराई और चापलूसी के बल पर अकबर का प्रिय बन चुका है, जबकि वह खुद अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था। एक दिन वह मंत्री अकबर के पास गया और कहा, महाराज, बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा तो बहुत पीटता है, लेकिन असल में वह इतना भी चतुर नहीं है। वह केवल अपनी बातों से लोगों को बहकाता है और अपनी चतुराई से दरबार में सम्मान पाता है। मुझे लगता है कि बीरबल को दरबार से हटा देना चाहिए और मैं उसकी जगह ले सकता हूं। अकबर ने उसे गंभीरता से सुना और फिर कहा, अगर तुम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हो तो मुझे यह दिखाओ। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं है कि तुम उसकी तरह चतुराई दिखाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी बुद्धि से मुझे प्रभावित कर सको तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह दे सकता हूं। मंत्री ने खुशी से कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं बीरबल से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हूं। मैं आपको ऐसा सवाल दूंगा जिसका बीरबल के पास कोई उत्तर नहीं होगा। अकबर ने उसे यह चुनौती स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि मंत्री को अपना सवाल तैयार करने का समय दिया जाए। मंत्री ने सोचा कि वह कुछ ऐसा पूछेगा जिसे बीरबल हल नहीं कर सके। मंत्री का सवाल। अगले दिन मंत्री ने दरबार में सभी को एकत्र किया और अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक सवाल पूछना है और मुझे यकीन है कि बीरबल इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे सकेगा। अकबर ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप अपना सवाल पूछिए। मंत्री ने बड़ी शान से सवाल पूछा, महाराज, यह बताइए कि धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में सब लोग चुप हो गए। अकबर ने इस सवाल को कुछ समय तक सोचा, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं आ पाया। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं, जो चुपचाप खड़े थे और मंत्री की बातों को सुन रहे थे। बीरबल ने धीरे से अपनी चादर को ठीक किया और कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूं। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, अगर तुम इसका सही उत्तर दे पाओ तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम सच में हर मामले में सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर अपनी चतुराई से कहा, महाराज, धरती पर सबसे भारी चीज वह है मनुष्य का मन। यह उत्तर सुनकर मंत्री और दरबार के सभी लोग चौंक गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम कुछ और समझाना चाहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मनुष्य का मन सबसे भारी होता है, क्योंकि मनुष्य का मन किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ अधिक चाहता है, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सुख या फिर शक्ति। इसका कोई अंत नहीं होता। मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं का भार इतना ज्यादा होता है कि वह अपने जीवन को तृप्त नहीं कर पाता। यह सबसे भारी चीज है, क्योंकि यही उसे सदा परेशान करता रहता है। अकबर और दरबारियों को बीरबल का यह उत्तर बहुत ही संतुष्ट करने वाला लगा। मंत्री चुप हो गया, क्योंकि वह बीरबल के तर्क को खारिज नहीं कर सका था। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वास्तविक बुद्धिमानी केवल तर्क और गहरे विचार में ही छिपी होती है, न कि किसी शोर शराबे या बड़ाई में। मंत्री की हार। मंत्री ने खुद को पराजित महसूस किया, लेकिन उसकी नफरत और ईर्ष्या बीरबल के प्रति अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, अगर मैं एक और सवाल पूछूं तो क्या बीरबल उसे हल कर पाएगा? मंत्री ने एक और सवाल सोचा और बीरबल को फिर से चुनौती दी। अगले दिन मंत्री ने एक नया सवाल पूछा, महाराज, यह बताइए कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो हर रोज अपनी स्थिति से गिरता और फिर उठता है? अब यह सवाल कुछ अजीब सा था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, महाराज, इसका उत्तर है आदमी। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने कहा, आदमी अपने जीवन में कई बार गिरता है, कभी गलतियों से, कभी अपनों से धोखा खाने से, कभी जीवन के संघर्षों से। लेकिन फिर भी वह उठता है, फिर से अपनी उम्मीदों को जगाता है और आगे बढ़ता है। यही आदमी का स्वभाव है। यही उसकी शक्ति है कि वह गिरने के बाद फिर से उठता है और संघर्ष करता है। मंत्री को यह जवाब भी बहुत ही सटीक और प्रगाढ़ लगा। वह बिना किसी शब्द के चुप हो गया, क्योंकि बीरबल की बातों में गहरी सच्चाई थी। बीरबल की चतुराई और उसकी समझदारी ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ अकबर का प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि असली बुद्धिमान भी था। निष्कर्ष। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमानी सिर्फ तर्क और चालाकी में नहीं, बल्कि सच्चाई और जीवन के गहरे अर्थों को समझने में होती है।
मंत्री ने अपनी चापलूसी और अपनी चालाकी से अकबर का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन बीरबल ने अपने जवाबों से यह साबित किया कि समझदारी केवल उस व्यक्ति में होती है जो सत्य, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण से अपने विचारों को आकार देता है। बीरबल की यह चतुराई और उसकी सोच ने अकबर को यह समझाया कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है और दूसरों को भी जीवन के सच्चे अर्थ सिखाता है, वही असली बुद्धिमान होता है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर के विश्वास को दोबारा जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बुद्धि किसी किताब या उच्च पद से नहीं, बल्कि सच्चे अनुभव और सोच से आती है। बासु और सलीम की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में बहुत सी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से कुछ घटनाएं केवल काल्पनिक नहीं होतीं, बल्कि किसी विशेष दौर या व्यक्तित्व की वास्तविकता से जुड़ी होती हैं। बासु और सलीम की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो विश्वास, साहस, संघर्ष और दोस्ती के आदर्श को दर्शाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की मुश्किलों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। कहानी की शुरुआत। यह कहानी उस समय की है जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने पूरे ऐश्वर्य में था। सम्राट अकबर का दरबार दुनिया भर में प्रसिद्ध था और उसमें दीन-ए-इलाही जैसी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा प्रचलित थी। अकबर के दरबार में कई मंत्री, सेनापति और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन कहानी का केंद्रीय पात्र दो युवा व्यक्तित्वों पर आधारित है, बासु और सलीम। बासु और सलीम का परिचय। बासु एक छोटे से गांव का लड़का था जो शिक्षा के प्रति अपने प्यार और समर्पण के लिए जाना जाता था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी समझदारी और बुद्धिमानी ने उसे बहुत जल्दी लोगों के बीच प्रसिद्ध कर दिया। बचपन से ही उसे किताबों में दिलचस्पी थी और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने। सलीम बासु का सबसे अच्छा मित्र था। वह बासु से थोड़ा बड़ा था और उसे शक्ति और सम्मान की अधिक चाहत थी। सलीम का परिवार एक उच्च जाति से था और वह अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि सलीम का ध्यान हमेशा बाहरी दुनिया की चमकदमक पर रहता था, फिर भी बासु की जैसी बुद्धि और समझदारी की कद्र करता था। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। बासु की समझदारी और सलीम की साहसिकता ने उन्हें एक आदर्श दोस्ती में बांध रखा था। अकबर के दरबार में कदम। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान, साहस और युद्धकला से जुड़े प्रश्न पूछे जाने थे। यह प्रतियोगिता न केवल अकबर के दरबार के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए थी, बल्कि अकबर ने यह अवसर आम जनता को भी दिया था। बासु और सलीम ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। बासु की बुद्धिमानी और सलीम की साहसिकता ने उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बासु को अपनी किताबों और ज्ञान में विश्वास था, जबकि सलीम को अपनी शक्ति और बहादुरी पर पूरा यकीन था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे यह प्रतियोगिता जीतकर दरबार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत। प्रतियोगिता का दिन आया और अकबर के दरबार में तरह तरह के विद्वान और विशेषज्ञ मौजूद थे। प्रतियोगिता के पहले दौर में बासु को तात्कालिक इतिहास और समाजशास्त्र के सवालों का सामना करना पड़ा, जबकि सलीम को युद्धकला, तीरंदाजी और सैन्य रणनीति के सवाल पूछे गए। बासु ने पहले दौर में अपने ज्ञान और अध्ययन से सभी सवालों का सही जवाब दिया। उसके प्रत्येक उत्तर में गहराई और तार्किकता थी, जो अकबर और दरबार के अन्य लोगों को बहुत प्रभावित कर गई। वहीं सलीम ने युद्धकला के सभी सवालों का सही और सटीक उत्तर दिया। उसकी साहसिकता और युद्ध के प्रति समझदारी ने उसे भी लोगों के बीच सम्मान दिलाया। बासु और सलीम की बढ़ती प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में बासु और सलीम को एक साथ एक जटिल प्रश्न का सामना करना पड़ा। यह प्रश्न था, क्या शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है या ज्ञान? यह सवाल इतना कठिन था कि दोनों ही जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। बासु ने पहले बोलते हुए कहा, ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, तो उसकी शक्ति व्यर्थ है। सलीम ने अपने साहस का परिचय देते हुए कहा, शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति से ही किसी को सम्मान और अधिकार मिलता है। यदि किसी के पास शक्ति नहीं है, तो वह ज्ञान का क्या करेगा? दोनों के जवाबों में काफी अंतर था और अकबर को यह निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सही था।
उसने अंततः दोनों के दृष्टिकोण को समझने का निर्णय लिया और उन्हें एक कार्य सौंपा जिसमें दोनों को अपनी शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करना था। बासु और सलीम का कार्य। अकबर ने बासु और सलीम को एक गांव में भेजने का आदेश दिया जहां उन्हें किसानों को राजस्व प्रणाली के बारे में समझाना था। यह कार्य दोनों के लिए एक चुनौती था। बासु ने इस कार्य को पहले से ही अध्ययन किया था और वह किसानों को समझाने के लिए पहले से तैयार था। सलीम ने इसे एक सैन्य अभियान के रूप में लिया जहां उसे किसानों को नियंत्रित करने और उनकी समस्याओं को हल करने का कार्य सौंपा गया। जब वे गांव पहुंचे तो बासु ने अपनी ज्ञान आधारित योजना के तहत किसानों को राजस्व प्रणाली के लाभ और उसके कार्य करने के तरीके को समझाया। वह धीरे धीरे किसानों से जुड़ा और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह प्रणाली उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। वहीं सलीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए किसानों से सीधे बातचीत की, लेकिन वह उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश करता रहा। उसकी कोशिश यह थी कि किसानों से टैक्स की अधिक वसूली की जाए ताकि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। बासु और सलीम का संघर्ष। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद बासु और सलीम को यह समझ में आ गया कि दोनों के दृष्टिकोण में अंतर था। बासु ने सलीम से कहा, तुमने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है। लोगों को दबाने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमें उन्हें समझाकर और उनकी मदद करके ही समाधान तक पहुंचना होगा। सलीम ने उत्तर दिया, तुम्हारे शब्दों में बहुत ही ज्यादा नरमी है, बासु। अगर हम केवल बातें करेंगे तो ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। बासु ने फिर से समझाया, शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ और सहयोग होता है। हम सब एक ही समुदाय के हिस्से हैं और हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। अकबर का निर्णय। अकबर ने दोनों के कार्यों का निरीक्षण किया और आखिरकार यह निष्कर्ष निकाला कि बासु का दृष्टिकोण सही था। उसने सलीम को यह समझाया कि शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए और कभी भी लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वहीं उसने बासु की सराहना की क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और समझ से समस्या का समाधान निकाला। अकबर ने दोनों को पुरस्कार दिया, लेकिन बासु को अधिक सराहना दी क्योंकि उसने अपनी ज्ञान की शक्ति से लोगों का विश्वास जीता था। निष्कर्ष। बासु और सलीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शक्ति से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि समझ और ज्ञान का भी महत्व है। बासु ने साबित कर दिया कि ज्ञान और समझ से ही समाज में सच्चे बदलाव लाए जा सकते हैं, जबकि सलीम ने यह सीखा कि शक्ति का सही उपयोग ही उसकी असली महत्ता है। दोनों की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सही मार्ग पर चलने और हर परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लेने से ही जीवन में सफलता मिलती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब दो व्यक्तित्व एक दूसरे से मिलते हैं तो वे अपने मतभेदों से सीख सकते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। बासु और सलीम की दोस्ती ने यह साबित किया कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी, समझ और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल का भाग्य की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता, समझदारी और कार्यों के कारण सदी दर सदी याद किए जाते हैं। इनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध नाम बीरबल का है। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी चतुराई, हास्य बुद्धि और न्यायप्रियता के कारण वे आम जनता के बीच भी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। बीरबल की कहानियां केवल उनकी अक्लमंदी और दयालुता को नहीं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि उनका भाग्य कितना अद्भुत था। यह कहानी बीरबल के भाग्य और उसकी शांति और समृद्धि को प्राप्त करने की यात्रा को दर्शाती है। बीरबल का प्रारंभिक जीवन और अकबर से परिचय। बीरबल का असली नाम महेशदास था और वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। वह बचपन से ही बहुत होशियार थे और उनके पास अद्वितीय समझ और तर्क करने की क्षमता थी। वह अक्सर अपने गांव में होने वाली बहसों और समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से निकाल लेते थे। उनकी यह बुद्धिमत्ता ही थी जिसने उन्हें अकबर के दरबार में पहुंचाया। जब अकबर ने अपने दरबार में सबसे अच्छे और बुद्धिमान व्यक्तियों की खोज शुरू की, तो वह बीरबल तक पहुंचे। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने अकबर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में 9 रत्नों में से एक के रूप में नियुक्त किया। यही वह मोड़ था जब बीरबल का भाग्य बदल गया और वह दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए। किसी से मिलकर भाग्य का परिवर्तन।
यह एक दिलचस्प घटना है जो बीरबल के भाग्य को एक नए मोड़ पर ले आई। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े साधु बाबा को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। साधु बाबा ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा भाग्य बड़ा अद्भुत है। तुम्हारी समझदारी और न्याय की भावना तुम्हें ऊंचे पदों तक पहुंचाएगी। लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ चलने वाला एक छाया है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर बनाए रखेगा। बीरबल ने उस साधु बाबा के शब्दों को गंभीरता से लिया और अपने मन में सोचा, भाग्य सचमुच अद्भुत चीज है। यह केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि कई बार यह हमारे साथ चलते हुए हमें सही मार्ग दिखाता है। एक दिन का भाग्य। कुछ दिन बाद दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। दरबार के कुछ लोग यह कह रहे थे कि बीरबल सिर्फ अकबर के प्रिय हैं और वह अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालते हैं, लेकिन असल में वह कोई बड़ा काम नहीं करते। अकबर ने यह सुनकर अपनी आंखों में ताज्जुब दिखाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इन आरोपों का सही तरीके से जवाब दे सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी चतुराई और काम में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी किस्मत का साथ भी मिलता है। यदि मैं भाग्य से मिलकर काम करता हूं तो यह मेरी सफलता का कारण बनता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम सच में अपने भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हो तो मुझे दिखाओ कि तुम सच में कितने सक्षम हो। बीरबल का चमत्कारी उत्तर। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को एक सवाल का जवाब दे, जिसका जवाब उन्हें अपनी सूझबूझ और भाग्य से ही देना होगा। बीरबल को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुमने इतने साल दरबार में काम किया है, मुझे यह बताओ कि कौन सा वह तत्व है जो हमें खुशियों से भर देता है और कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़ता? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह तत्व है भाग्य। जब भाग्य हमारे साथ होता है